मुंबई माफिया की 6 दिहाइयों का लंबा और मुश्किल तरीन सफर। ये दास्तान एक ऐसे शख्स के गिर्द घूमती है जिसने बहादुरी, चालाकी और मजबूत आसाब की बुनियाद पर खुद को डॉन बनवाया। कहानी की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। आइए कहानी की तरफ चलते हैं। एक तरफ दाऊद इब्राहिम राजन के जरिए अमीरजादा और आलमजेब को ठिकाने लगाने के मंसूबे बना रहा था। दूसरी जानिब अपने अंजाम से लायल अमीरजादा और आलमजेब अपनी कार्रवाइयों में मसरूफ थे। दोनों ने एक लंबा हाथ मारने की ठान रखी थी। सफेद रंग की गाड़ी ने बड़ी रफ्तार से आते हुए अचानक ब्रेक लगा दी, क्योंकि एक और सफेद कार ने सामने आकर उसका रास्ता रोक लिया था। मुशीर आलम को अभी सही तौर पर समझ भी न आया था कि हुआ क्या है कि रास्ता रोकने वाली गाड़ी से 3 अफराद उतरे और मुशीर आलम को उसकी गाड़ी से बाहर घसीट लाए। मुशीर आलम को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आ रहा था कि वर्ली चौक जैसे मारूफ तरीन इलाके से तलवारों और बंदूकों से मुसल्लह अफराद इस अंदाज से उसे अगवा करके ले जा रहे हैं और वो बेबस है। बाद में मालूम हुआ कि अगवाकार अमीरजादा, आलमजेब, अब्दुल लतीफ और शहजाद खान थे, जिन्होंने अपने वक्त का खतरनाक तरीन गिरोह तश्कील दे रखा था। इससे कबल के मुशीर आलम सदाए एहतजाज बुलंद करता या मज़ाहमत करने की कोशिश करता, ये लोग उसे अपनी गाड़ी में डाल चुके थे। उन लोगों ने मुशीर आलम की आंखों पर पट्टी बांध दी और तेजी से वहां से निकल पड़े। चंद लम्हों के अंदर अंदर बम्बई की तारीख का सबसे बड़ा अगवा किया जा चुका था। बम्बई का मुगल अगवा हुआ था और उसका अगवा भी उसके दफ्तर से चंद गज के फासले से हुआ था। मुशीर आलम मुशीर रियाज ग्रुप के तौर पर मशहूर था। मुशीर और रियाज दिलीप कुमार के साथ फिल्में बनाने के लिए मशहूर थे। सफर और बेराग जैसी फिल्मों ने दोनों की शोहरत को 4 चांद लगा दिए थे। सोने पर सुहागा उनकी नई फिल्म शक्ति थी, जिसमें दिलीप कुमार और अमिताभ बच्चन ने इकट्ठे काम किया था। इस फिल्म की वजह से इस ग्रुप की शोहरत आसमान को छूने लगी थी। आज से पहले बम्बई में कभी ऐसा वाकया रूनुमा न हुआ था। उस बदकिस्मत दिन मामूल के मुताबिक मुशीर आलम अपने दफ्तर MR प्रोडक्शंस फिल्मिस्तान बिल्डिंग से शाम 4:30 बजे निकलकर वर्ली चौक आ गया। उसे किसी से मिलने जाना था। अभी वो एनी बसंत रोड पर पहुंचा ही था कि घात लगा कर बैठे अगवाकारों ने फौरन ही उसका रास्ता रोक लिया। मुशीर आलम को अंदाजा न हो सका कि दफ्तर से निकलते ही एक सफेद गाड़ी उसके ताकुब में है। अगवाकारों की गाड़ी का ड्राइवर मुशीर की कार के इतने करीब गाड़ी चला रहा था कि उसे गुस्सा आने लगा। लेकिन जब ताकुब करने वाली गाड़ी मुशीर आलम की कार के सामने आ लगी तो ड्राइवर का कलेजा मुंह को आ गया। उसके पैर ना चाहते हुए भी ब्रेक पर पड़ गए। दोनों गाड़ियां आपस में बुरी तरह टकराते टकराते बची थीं। आनन फानन अगवाकारों ने मुशीर आलम को अपनी गाड़ी में ठूंसा और चल दिए। मुशीर आलम को यह सब कुछ बहुत नागवार गुजर रहा था। उसने अपनी आंखों पर पट्टी में मौजूद बारीक से सुराख से बाहर झांकने की कोशिश की तो अब्दुल लतीफ ने पूरी कुव्वत से उसका सर नीचे की जानिब धकेल दिया। बॉलीवुड का सबसे बड़ा फिल्मसाज अगवाकारों के कदमों में पड़ा हुआ था। मुशीर को जल्द ही अंदाजा हो गया कि अगवाकार उसकी जान के दुश्मन नहीं, बल्कि उन्होंने उसे तावान के लिए अगवा किया था। मुशीर ने जरा कोशिश करके उस जगह को एक नजर देखना चाहा जहां उसे ले जाया जा रहा था। उसने देखा शोले फिल्म का पोस्टर वहां लगा हुआ था। उसके बाद उसे अंदाजा हो गया कि फिल्म के पोस्टर के करीब ही उसे कहीं ले जाया गया था। 10 मिनट के बाद गाड़ी रुकी और सब लोग गाड़ी से बाहर कूद पड़े। उसके बाद उन्होंने हाथ पकड़कर मुशीर को भी गाड़ी से बाहर निकाल लिया। किसी ने मुशीर आलम से कहा, देख कर चलो, आगे तख्ता पड़ा हुआ है। मुशीर आलम ने अपना कदम जरा ऊंचा उठाया और तख्ते पर रखा। फिर आवाज आई, जरा एहतियात से आगे, सीढ़ियां हैं। ऊपर चढ़ते हुए मुशीर आलम को अंदाजा हुआ कि सीढ़ियां लकड़ी की थीं। जैसे ही वो अंदर जाने लगा उसने चंद बच्चों की आवाजें सुनी। मुशीर आलम को अंदाजा हो गया कि उसे किसी ऐसी इमारत में लाया गया है जहां बहुत से लोग रिहाइश पजीर हैं। इस बात से उसे कुछ इत्मीनान हुआ कि उसे किसी बयाबान घर में नहीं रखा जा रहा। उसे एक कमरे में धकेल कर उसकी आंखों से पट्टी हटा दी गई। अगले चंद घंटे मुशीर के लिए बहुत अजियतनाक थे। वो लोग मुशीर आलम को डराते धमकाते रहे और उस पर तशद्दुद भी करते रहे। मुशीर को अंदाजा हुआ कि उन लोगों को मालूम था कि उसकी फिल्म शक्ति ने अच्छा खासा बिजनेस किया था। अमीरजादा ने कहा, हमें सिर्फ 25 लाख रुपए चाहिए। इतनी बड़ी रकम उसने बड़े आराम से मांग ली थी और उसे अंदाजा भी था कि ये रकम फराहम करना मुशीर आलम के लिए कोई मुश्किल काम नहीं होगा। मुशीर आलम से उसके बहनोई और पार्टनर मोहम्मद रियाज को फोन करवाया गया कि पैसे का बंदोबस्त करे। मुशीर आलम ने उससे कहा कि जहां कहीं से भी नकद रकम मिले उसे जमा करके रखे और बाद में वो लोग उसे जो पता बताएं उस पर वो रकम पहुंचा दी जाए। उसे ये भी कह दिया गया था कि किसी से मदद लेने की हरगिज कोशिश न करें, वरना संगीन नताइज भुगतना पड़ेंगे। रियाज ने तगोदौ शुरू कर दी और रात 9 बजे तक रियाज सौगंध रकम लेकर अमीरजादा और आलमजेब के पास पहुंच गया। इस तरह मुशीर आलम की जान छूटी। सब इंस्पेक्टर बागवान हाल ही में क्राइम ब्रांच में आया था। उसे सर्विस करते हुए 6 बरस से जायद अरसा बीत चुका था।
था। वो हमेशा कुछ अनोखा करने के चक्कर में रहता था। उसे इस बात का शदीद मलाल था कि साबिर को खुले आम शहर में कत्ल कर दिया गया था, लेकिन क्राइम ब्रांच अभी तक सिर्फ इतना ही पता लगा सकी थी कि कातिल अमीरजादा और आलमजेब हैं। बागवान के नजदीक ये कत्ल क्राइम ब्रांच के माथे पर बदनुमा दाग था। फिल्म प्रोड्यूसर मुशीर आलम और रियाज भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम थे। मुशीर आलम को इस तरह दिन दिहाड़े भरे बाजार से अगवा कर लिया जाना अब CID के लिए दूसरा बड़ा चैलेंज था। अगवाकारों ने मुशीर आलम को अगवा किया और तावान की रकम भी वसूल कर ली और CID को खबर तक न हुई। दिलीप कुमार बजाते खुद गाड़ी ड्राइव करके सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर माधुकार जिंडे के पास आया। उसे वाकये की सारी रुदात सुनाई तो क्राइम ब्रांच को इस बात का इल्म हुआ। मुशीर आलम दिलीप कुमार के हमरा पुलिस कमिश्नर रोबेरो जूलियो से मिलने भी गया। जब पुलिस कमिश्नर को वाकये का इल्म हुआ तो उन्होंने इंस्पेक्टर जिंडे को फौरन अपने दफ्तर में तलब कर लिया। पुलिस कमिश्नर ने खुसूसी तौर पर यह केस इंस्पेक्टर जिंडे के हवाले किया। सब इंस्पेक्टर बागवान भी इस टीम का हिस्सा बन गया था। मुशीर आलम ने टीम के सामने तमाम वाकया तफसीलन बयान किया। किसी नतीजे तक पहुंचने के लिए जिंडे और बागवान ने मुशीर आलम से चंद सवाल भी किए। फिल्मसाज होने की वजह से मामलात को तफसीली अंदाज से देखना मुशीर की आदत थी, इसलिए जो कुछ तफसीलात उसके जहन में थी उसने पुलिस वालों को बता दी। जैसा कि आंखों पर बंधी पट्टी में से वो देखने में कामयाब हो गया था कि उस इलाके में फिल्म शोले का इश्तिहार लगा हुआ था। उस इश्तिहारी बोर्ड के बाद गाड़ी तकरीबन 10 मिनट बाद अपनी मंजिल मकसूद पर पहुंची। घर में दाखिल होने से कबल उसे लकड़ी के एक तख्ते पर से गुजरना पड़ा था और राहदारी से गुजरते हुए उसने बच्चों की आवाजें सुनी थी। बागवान ने तमाम तफसीलात अपनी डायरी में नोट कर ली। उसका जहन पहले ही काम करना शुरू कर चुका था। एक थिएटर जिस पर शोले फिल्म का बहुत बड़ा सा पोस्टर लगा हुआ था, 10 मिनट की ड्राइव, पुराने तर्ज की लकड़ी के काम वाली इमारत और बच्चों की आवाज। बागवान ने फौरन अपने मुखबरों को मुतला कर दिया और इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो गया। बागवान को शहर में सबसे ज्यादा मालूमात वाला पुलिस अफसर जाना जाता था। बागवान फाइलों में सर खपाए बैठा था कि उसे एक फोन मौसूल हुआ। ये बागवान के मुखबर खास बदरुद्दीन का फोन था, जो बदर के नाम से मशहूर था। बदर बोला, साहब एक खबर है, एक पता लिखो। फिल्मसाज मुशीर आलम को कादिर बिल्डिंग कमाथीपुरा में रखा गया था, जहां आलमजेब का दफ्तर भी है। बागवान ने पूछा, पक्की खबर है क्या? बदर ने कहा, साहब एकदम पक्का। बागवान ने फौरन फोन नीचे रखा और छापे के लिए पार्टी तैयार करने के अहकामात जारी कर दिए। निकलने से पहले बागवान ने इंस्पेक्टर जिंडे को मुतला कर दिया था कि वो कमाथीपुरा जा रहा है। कमाथीपुरा में पुलिस की गाड़ियों को कतार में आते देखना वहाँ की बाजारी औरतों के लिए मामूल की बात थी, इसलिए पुलिस को वहाँ आता देखकर किसी को हैरत न हुई। उन्होंने सोचा पुलिस वाले हफ्ता वसूल करने आए हुए होंगे, लेकिन आज मोटरसाइकिल पर सिर्फ एक पुलिस वाला न था, न एक जीप आई थी, बल्कि 2 जीपें और उसके साथ पुलिस वैन भी थी। इसके अलावा पुलिस वाले पूरी तरह तैयारी के साथ आए थे। पुलिस वाले कमाथीपुरा की राहदारियों में फैल गए। बागवान खुद कादिर बिल्डिंग में पहली मंजिल पर वाक़े आलमजेब के हेडक्वार्टर में दाखिल हो गया। आलीशान दफ्तर में सिर्फ सलीम मौजूद था। सलीम एक खाकरोब था। वो दफ्तर की सफाई सुथराई के अलावा आलमजेब और अमीरजादा के बाहर के काम भी किया करता था। बागवान सलीम को अपने साथ क्राइम ब्रांच ले आया। सलीम से कुछ उगलवाना आसान न था, लेकिन पुलिस वालों का कहना था कि उस पत्थर वाली बिल्डिंग में पत्थर भी बोल पड़ते हैं। चंद घंटों बाद ही सलीम ने सब कुछ उगल दिया कि फिल्मसाज मुशीर आलम को इसी इमारत में कैद रखा गया था, लेकिन उसे अमीरजादा और आलमजेब की हरकत सकनात के बारे में कुछ इल्म न था। अलबत्ता उसने बताया कि उनके वालिद को पता होगा कि वो लोग कहाँ हैं। बागवान वक्त जाया किए बगैर दक्कन रोड पर वाक़े अली बिल्डिंग जा पहुंचा, जहां आलमजेब का उम्र रसीदा बाप जंगरेज खान रिहाइश पजीर था। खान को हिरासत में ले लिया गया और बिलाखिर जंगरेज खान को अपने बेटे का पता बताना ही पड़ा। इंस्पेक्टर जिंडे की सरबराही में एक पुलिस पार्टी अहमदाबाद के इलाके कालूपुरा रवाना कर दी गई। उन्हें सलीम और जंगरेज से सिर्फ 2 ही अहम मालूमात मालूम हुई थी। एक तो सफेद रंग की एम्बेसडर कार जिसका नंबर GUJ 7999 था, और दूसरे होटल के पीछे मटका यानी जुए का अड्डा। पुलिस वालों को रास्ते में ही मतलूबा गाड़ी मिल गई। पुलिस पार्टी ने उस गाड़ी का ताक़ुब शुरू कर दिया। जैसे ही एक मकाम पर गाड़ी रुकी और अमीरजादा गाड़ी से बाहर आया, पुलिस वाले उस पर झपट पड़े और उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के हाथ बड़ी मिकदार में असलहा भी लगा, जिसमें 12 बोर की 3 राइफलें, 14 रिवॉल्वर, मुख्तलिफ बोर के जर्मन माउजर और बहुत सी गोलियां शामिल थीं। ये गिरफ्तारी एक ऐसे वक्त पर अमल में आई थी जब बम्बई की गैंग वॉर अपने उरूज पर थी, जिस दौरान राजन नायर दर्जी से टाइपराइटर चोर और टाइपराइटर चोर से गैंग लीडर बनने का सफर तय कर रहा था। इसी दौरान दाऊद इब्राहिम भी अंडरवर्ल्ड की भट्टी में तप कर कुंदन हो रहा था। अलबत्ता जब तक राजन नायर बड़ा राजन और अपने गैंग का लीडर बना, उस वक्त तक दाऊद इब्राहिम अंडरवर्ल्ड के तमाम डॉन्स का डॉन बन चुका था। शायद यही वजह थी कि जब बड़ा राजन दाऊद इब्राहिम से मिलने के लिए मुसाफिर खाना आया तो अपने वक्त के इस
इस डॉन का रोब उस पर तारी था। दर्जी से टाइपराइटर चोर तो राजन अपनी गुर्बत और ख्वाहिशात की वजह से बना, लेकिन जेल ने राजन को गैंगस्टर बना डाला। जेलों का मकसद मुजरिमों को कैद करना और जराइम की रोकथाम है, लेकिन भारतीय जेलें इसके बरक्स काम करने के लिए मशहूर हैं। कई मासूम इन जेलों से बड़े बड़े मुजरिम बनकर निकले हैं। अगर किसी शख्स को कभी गलती से गिरफ्तार करके भी जेल में डाल दिया गया था तो वो डॉन बनकर बाहर निकला। बंबई अंडरवर्ल्ड की तारीख ऐसे अफराद से भरी पड़ी है। राजन नायर उर्फ बड़ा राजन की कहानी इससे कुछ मुख्तलिफ नहीं है। 1970 की दिहाई के वस्त में राजन हिंदुस्तान अपैरल नामी एक फैक्ट्री में, जो कि थाने के इलाके में वाक़ है, एक दर्जी था। वो अपनी हुनरमंदी से बहुत मशहूर था, लेकिन दिन में 14 घंटे काम करने के बावजूद बमुश्किल 30 से 40 रुपए कमा पाता था। इतनी सख्त मेहनत के बावजूद उसे अंदाजा था कि बंबई तो दरकनार, किसी और मुनासिब जगह पर भी वो घर नहीं ले पाएगा। इसी दौरान राजन एक लड़की में दिलचस्पी लेने लगा। राजन को मेहनती और ईमानदार महसूस करके वो लड़की भी राजन को पसंद करने लगी, लेकिन दूसरी लड़कियों की तरह वो भी एक अच्छी जिंदगी के ख्वाब देखा करती थी। राजन भी चाहता था कि उसके पास पैसा हो, अच्छा घर हो, वो शादी करे और अपनी गर्लफ्रेंड को कीमती तोहफे दे। लेकिन जब उसे अंदाजा हुआ कि उसकी कलील सी तनख्वाह इन ख्वाबों को पूरा करने के लिए नाकाफी है, तो उसने रात के वक्त मजीद काम की तलाश शुरू कर दी, लेकिन उसे कुछ खास कामयाबी हासिल न हो सकी। इसी तरह एक दिन राजन इंतहाई परेशानी के आलम में गहरी सोच में बैठा हुआ था। उसकी गर्लफ्रेंड की सालगिरह के दिन करीब आ रहे थे। उसकी तनख्वाह खत्म हो चुकी थी। उसने अपने सेठ से कुछ एडवांस मांगा तो उसने इनकार कर दिया। शदीद मायूसी के आलम में राजन ने चोरी करने का फैसला कर लिया। वो दफ्तर में दाखिल हुआ और उसे वहाँ एक ही कीमती चीज नजर आई, जो कि टाइपराइटर था। राजन ने टाइपराइटर उठाया और एक थैले में डालकर वहाँ से दौड़ पड़ा। उसने बंबई की मटन मार्केट अलमारूफ चोर बाजार में वो टाइपराइटर 200 रुपए में बेच डाला। इतने पैसों में वो अपनी गर्लफ्रेंड के लिए एक साड़ी खरीद सकता था। राजन को अंदाजा था कि टाइपराइटर बंबई शहर के तमाम दफातर में इस्तेमाल होते हैं और जितना अच्छा टाइपराइटर हो उतने ही अच्छे पैसे मिल सकते हैं। उसके ख्वाब ज्यादा बड़े नहीं थे। वो टाइपराइटर चोरी करके अपनी जिंदगी आसानी के साथ गुजार सकता था, लेकिन उसकी किस्मत ने ज्यादा देर उसका साथ न दिया। पुलिस पार्टी किसी मुकदमे के सिलसिले में जब चोर बाजार गई तो उन्हें पता चला कि वहाँ मौजूद तमाम टाइपराइटर एक ही लड़का लेकर आता है, जो कि जनूबी हिंदुस्तान से ताल्लुक रखता है और हर हफ्ते 2-3 टाइपराइटर लेकर वहाँ आता है। पुलिस वालों ने उस टाइपराइटर चोर पर चंद दिन नजर रखी और जब एक दिन राजन नायर अपने मामूल के मुताबिक टाइपराइटर लेकर चोर बाजार आया तो पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। भुएवाड़ा पुलिस ने राजन के खिलाफ बहुत ही मजबूत मुकदमा कायम किया। राजन पर फर्द जुर्म आयद करके उसे 3 साल के लिए जेल भेज दिया गया। जेल में सजा गुजारने के बाद राजन की जिंदगी मुकम्मल तौर पर तब्दील हो चुकी थी। जब वो अपने घर वापस लौटा तो उसके जहन में एक गैंग बनाने का मंसूबा करवटें ले रहा था। चंद माह के अंदर अंदर ही उसने गोल्डन गैंग बना लिया। इस गैंग की कार्रवाइयों के इलाकों में बंबई के मज़ाफाती इलाके यानी घाट कोपार, चेंबर, विक्रोली, मानखुर्द, भंडप और दीगर इलाके शामिल थे। उन्होंने अपने काम का आगाज दुकानदारों, होटल वालों, टैक्सी ड्राइवरों, रिक्शा ड्राइवरों और दीगर लोगों से भत्ता वसूल करके शुरू किया और चंद साल में ही राजन और उसका गोल्डन गैंग मजबूत हो गया। अब जुर्म की दास्तान में राजन का अपना एक मकाम था। कंजू नामी एक लड़का राजन के लिए काम करता था। कंजू अंजुमन इस्लाम हाई स्कूल का ज़हीन तालिब इल्म था। जल्द ही कंजू को एहसास होने लगा कि स्कूल से मिलने वाले एजाजात कभी भी उसके इस कदर काम न आ सकेंगे जितना कि राजन भाई की सरपरस्ती। वो राजन के साथ काम करके उसका दायां बाजू बन सकता था, क्योंकि अब राजन भी उस पर इन्हिसार करने लगा था और राजन को कंजू पर मुकम्मल एतमाद था। कंजू राजन से भी ज्यादा चालाक निकला। जल्द ही अपनी जहानत की वजह से राजन के हर मंसूबे में उसे मशवरे के लिए शामिल किया जाने लगा। कंजू ने जल्द ही तिलक नगर में अपना एक गैंग भी बना लिया। अब एक बड़े ग्रुप के अंदर एक छोटा ग्रुप जन्म ले चुका था जिसका सरगना कुंजू था। वक्त गुजरने के साथ कुंजू इतना ताकतवर हो गया कि अपने बॉस को ही चैलेंज कर डाला। ऐसा करने में कुंजू ने अपना लोहा मनवाया, यहाँ तक कि राजन की गर्लफ्रेंड के साथ चक्कर चलाकर उससे शादी भी कर ली। ये वही लड़की थी जिसकी ख्वाहिशात पूरी करते करते राजन जुर्म की दुनिया की दलदल में धंसता चला गया था। ये राजन के लिए बड़ी बेइज्जती की बात थी। राजन ने इंतहाई गुस्से के आलम में कसम खाई कि कुंजू से इस बात का बदला जरूर लेगा। जब कुंजू को नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1969 के तहत जेल में डाल दिया गया तो एक सुनहरी मौका राजन के हाथ आ गया। राजन के गैंग ने कुंजू के गैंग की खूब पिटाई की। राजू ने कुंजू की बीवी और अपनी साबिका महबूबा को अगवा करने की नाकाम कोशिश भी की। कुंजू जेल में बेजारो मददगार पड़ा था और राजन दीमक की तरह आहिस्ता आहिस्ता उसकी बुनियादों को कमजोर करने में मशगूल था। बिलाखिर कुंजू ने कुछ करने की ठान ही ली। जिस दौरान कुंजू को विक्रोली कोर्ट ले जाया जा रहा था उसने पुलिस वालों की आंखों में मिर्चें छिड़की और फरार हो गया। कुछ अरसा तो कुंजू और पुलिस के
दरमियान आंख मचोली का सिलसिला जारी रहा, लेकिन जब हालात मामूल पर आने लगे तो कुंजू घाट को पर वापस आ गया। जल्द ही उसने राजन को पैगाम भेजा कि वो उससे मिलना चाहता है। राजन और कुंजू किसी किस्म का फसाद नहीं चाहते थे, इसलिए फिलहाल मारपीट थमी हुई थी। अलबत्ता दोनों ही इस इंतजार में थे कि कब किसे मौका मुयस्सर आए और वो दूसरे पर कारी ज़रब लगाए। इसी दौरान दाऊद इब्राहिम ने बड़ा राजन को मुसाफिर खाना मुलाकात के लिए बुलवाया। बड़ा राजन जब मुसाफिर खाने आया तो उस पर दाऊद इब्राहिम का बहुत रोबतारी था। दाऊद इब्राहिम के जो कारिंदे बड़ा राजन को मुसाफिर खाना लाए थे, उनमें दाऊद इब्राहिम का इंतहाई बाएतमाद साथी छोटा राजन भी शामिल था। यही वो वक्त है जब बड़ा राजन और छोटा राजन अपनी पूरी आबोताब के साथ अंडरवर्ल्ड की दुनिया में शोहरत पाते हैं। बड़ा राजन सोच भी नहीं सकता था कि दाऊद इब्राहिम जैसे डॉन को कभी उसकी खिदमत की जरूरत पड़ेगी। कुछ देर बातचीत के बाद दाऊद इब्राहिम ने राजन के सामने अपना मुद्दा बयान किया कि वो राजन से क्या चाहता है। राजन को ये समझने में देर न लगी कि दाऊद इब्राहिम अमीरजादा को क्यों कत्ल करवाना चाहता था। आखिरकार साबिर दाऊद इब्राहिम का भाई था और उसे अमीरजादा और आलमजेब ने कत्ल किया था। साबिर के कत्ल के बाद से जिंदगी दाऊद के लिए एक डरावना ख्वाब बन चुकी थी। दाऊद इब्राहिम ने हमेशा दूसरों की आंखों में आंखें डालकर बात की थी, लेकिन इस मामले पर दाऊद इब्राहिम खुद को इतना बेबस महसूस कर रहा था कि जिंदगी में पहली मर्तबा खुद अपने आप से भी आंखें नहीं मिला पा रहा था। दाऊद इब्राहिम के दर्द की दवा अब सिर्फ अमीरजादा और आलमजेब के खून में थी। बड़ा राजन ने दाऊद को यकीन दिलाया कि वो सब कुछ उस पर छोड़ दे। अब क्या करना है, कैसे करना है और किससे करवाना है, ये सब कुछ बड़ा राजन का दर्द सर था। उसके बाद बड़ा राजन ने दाऊद इब्राहिम से इस सिलसिले में मंसूबाबंदी के लिए वक्त मांग लिया और फिर दोनों दोबारा मिलने के लिए एक दूसरे से जुदा हो गए। अभी दाऊद इब्राहिम और बड़ा राजन जुदा भी न हुए थे कि राजन ने साबिर के कातिलों को ठिकाने लगाने के मंसूबे पर सोचना शुरू कर दिया था। तिलक नगर का दादा होने के नाते वहाँ के तमाम गैंगस्टर्स उसकी नजर में थे, इसलिए उसे अपनी नजर ज्यादा दूर तक नहीं दौड़ानी पड़ी। राजन ने अपने जहन में महफूज गैंगस्टर्स की एक तवील फहरिस्त में से 2 गैंगस्टर्स को इस काम के लिए फौरन ही मुंतखब कर लिया। इनमें से एक फिलिप पांधरे और दूसरा डेविड परदेसी था। परदेसी 24 साल नौजवान था। उसका कोई काम धंधा था, न फैमिली और ना ही जिंदगी का कोई मकसद। सारा दिन आवारागर्दी और गुंडागर्दी करना ही उसके पसंदीदा मशागिल थे। बामकसद जिंदगी गुजारना उसके नजदीक एक बेमानी बात थी। अमीरजादा को कत्ल करवाने के लिए राजन की नजर उसी नौजवान पर जा ठहरी। बिलाखिर तय ये पाया कि अमीरजादा को अदालत के अंदर ही शूट किया जाए। हकीकत हाल ये थी कि परदेसी कोई शूटर न था, बल्कि वो तो ढंग से पिस्तौल भी पकड़ नहीं पाता था। सोने पर सुहागा के दिन दिहाड़े किसी को अदालत के अहाते में गोलियां मारना जुए शीर लाने के मुतरादिफ था। कोई इस बात के बारे में सोच भी न सकता था कि अदालत के अहाते में पुलिस के सख्त पहरे में किसी को मारा जा सकता है, और वो भी एक डॉन को। लोग तो उस वक्त बॉलीवुड की फिल्मों में ही इस किस्म के मनाजिर पर यकीन किया करते थे। इतना कठिन और तकरीबन नामुमकिन काम राजन ने परदेसी जैसे नौजवान से करवाने के बारे में आखिर सोचा भी कैसे। राजन को इस बात का बखूबी अंदाजा था कि अदालत के अहाते में किसी को मारने के बाद जिंदा बच निकलना महज मौजज़ा ही हो सकता है। क्योंकि परदेसी के आगे पीछे कोई न था, लिहाजा इस काम के लिए दी जाने वाली रकम मांगने भी कोई न आएगा और न ही उसकी फैमिली से निमटना पड़ेगा। राजन के जहन में उससे ज्यादा महफूज मंसूबा नहीं आ पा रहा था, इसीलिए ना तजुर्बाकार होने के बावजूद परदेसी को राजन ने इस काम के लिए मुंतखब कर लिया। परदेसी को उल्वा गाँव ले जाया गया। उल्वा कोकनी कम्युनिटी से ताल्लुक रखते थे और दाऊद इब्राहिम को अपना हमदर्द समझते थे। उस इलाके की पहाड़ियां परदेसी को फायरिंग की तरबियत देने के लिए निहायत मौजूद थी। जहां परदेसी दाऊद इब्राहिम के पैसे पर मजे की जिंदगी गुजारने लगा था, और यही सब कुछ तो उसे चाहिए था। जब कभी दाऊद इब्राहिम बड़ा राजन से परदेसी की तरबियत के बारे में पूछता तो राजन दाऊद इब्राहिम को दिलासा देता कि सब ठीक चल रहा है, लेकिन दाऊद इब्राहिम काफी बेताब था और चाहता था कि काम जल्द से जल्द हो जाए। दाऊद इब्राहिम ने कई मौके पर राजन से इस बात का इजहार भी किया था कि उसे परदेसी इस काम के लिए मौजू दिखाई नहीं दे रहा। ताहम परदेसी का दुनिया में बिल्कुल तन्हा होना ही उसकी सबसे बड़ी खूबी थी, जिसके सबब दाऊद इब्राहिम भी आने वाले वक्त का बेसब्री से इंतजार करने पर मजबूर था। परदेसी अगले चंद दिनों में अच्छा निशानेबाज तो बन गया, लेकिन असल मंसूबे से वो लाइल्म था। बिलाखिर वो वक्त आ ही गया जिसका दाऊद इब्राहिम और बड़ा राजन को बड़ी बेचैनी से इंतजार था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।